So now we'll start reflection of light. Light seems to travel along straight line path in a transparent medium. What happens when light enters from one transparent medium to another? Does it still move along a straight line path or change its direction? We shall recall some of our day-to-day experiences. तो यहाँ पर लाइट के बारे में बात की जा रही है कि लाइट जो है हमको पता है कि वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर से, ठीक है। लेकिन क्या वो हमेशा जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है, एंटर करती है, तो क्या वो तब भी स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि मूव करती है, ट्रेवल करती है या नहीं? तो इसके लिए कुछ हम डे टू डे लाइफ से एक्सपीरियंसेस भी देखकर सीख सकते हैं, जान सकते हैं। You might have observed that the bottom of a tank or a pond containing water appears to be raised. Similarly, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the letters appear raised when viewed through the glass slab. Why does it happen? Have you seen a pencil partly immersed in water in a glass tumbler? It appears to be displaced at the interface of air and water. You might have observed that a lemon kept in water in a glass tumbler appears to be larger than its actual size when viewed from the sides. How can you account for such experience? तो यहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हमारी डे टू डे लाइफ में से दी गई है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। आपने देखा होगा कि आपका जो पानी का टैंक है, ठीक है, उस टैंक का जो भरा हुआ है पानी उसमें, तो ऐसा लगेगा कि जैसे उसकी गहराई बहुत कम है, यानी कि उसका जो बॉटम यानी कि तला है, उसका फ्लोर, ऐसा लगेगा वो काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है। ऐसा भी देखा होगा आपने। नहीं तो आपने देखा होगा ग्लास के अंदर जब हम सिक्का फेंक देते हैं, कॉइन, तो ऐसा लगता है कॉइन बहुत बड़ा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। या इसी ग्लास के अंदर हम एक नींबू रख देंगे कांच के ग्लास में, तो उसको देखेंगे बाहर से उस कांच के अंदर से, तो ऐसा लगेगा उसका साइज़ काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ लिखा हुआ है न्यूज़पेपर के ऊपर, पेपर के ऊपर, आप उसके ऊपर एक कांच का टुकड़ा रख दें, जैसे कि लोगों के टेबल्स के ऊपर कांच रखा होता है। ऑफिस में आप जाते हैं, खासकर प्रिंसिपल ऑफिस में जाएंगे या किसी अन्य अधिकारी के ऑफिस में जाएंगे, तो वहाँ पर लिखी हुई चीज़ें, उनके नीचे यहाँ पर नोटिस पड़े होते हैं अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन वाले। उन नोटिस के ऊपर उन्होंने कांच रखा होता है, कांच का पूरा टेबल के साइज़ का कटवा के रखा होता है, तो उसके अंदर से जो अक्षर होते हैं बड़े दिखाई देते हैं। ऐसा कैसे होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ द अपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे अभी भी कर सकते हैं। एक ग्लास लीजिए कांच का, उसके अंदर पानी भरिए, आधा लीजिए, उसके बाद उसके अंदर पेंसिल डाल दीजिए। अपनी पेंसिल आपकी कैसी खड़ी रहेगी, ऐसे खड़ी रहेगी। तो आप पाओगे कि पेंसिल जो है आपको ऐसे खड़े होने की बजाय थोड़ी सी डिस्प्लेस दिखेगी, यानी कि वो थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। यानी कि बाहर से तो आपको सीधी दिखाई दे रही है, तो वहाँ से आप देखोगे तो आनी तो सीधी चाहिए, लेकिन पानी के अंदर का जो हिस्सा है वो आपको थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। The light reaching you from the portion of the pencil inside water seem to come from a different direction compared to part above water. This makes the pencil appear to be displaced at interface. For similar reasons, the letters appear to be raised when seen through a glass slab placed over it. अब यहाँ देखिए यहाँ फ़र्क क्या पड़ता है। यहाँ पर अपनी आँख से आप जब देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली आप इस पेंसिल को देख रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ से इसको देखते हैं, यानी कि तो आपके पास ग्लास स्लैब और वाटर से होते हुए ये इमेज गुजरती है। तो इसी कारण से डिस्प्लेस्ड ये हमें थोड़ी एक साइड में मुड़ी हुई दिखाई देती है। डज अ पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड्स लाइक केरोसिन एंड टर्पेंटाइन? विल द लेटर्स अपीयर टू राइज टू द सेम हाइट if we replace a glass slab with a transparent plastic slab? You will find that the extent of the effect is different from for different pair of media. These observations indicate that light does not travel in the same direction in all media. It appears that when traveling obliquely from one medium to another, direction of propagation of the light in the second medium changes. This phenomenon is known as refraction of light. Let us understand this phenomenon further by doing a few activities. अब यहाँ पर इन्होंने बताया है हमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, कि हमने अब इसमें हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें कि हमने जो ग्लास लिया था, ग्लास के अंदर हमने पानी लिया, उसके अंदर हमने एक पेंसिल डाली, वो पेंसिल हमें एक साइड झुकी हुई दिखाई दी, लेकिन क्या हम इस वाटर की जगह पे हम कैरोसिन लें, या फिर हम इसमें सोडा ले लें, या फिर हम इसमें कोई भी अन्य ड्रिंक ले लें, क्या उन सब में इसमें बदलाव आएगा, सेम बदलाव आएगा? नहीं, सब के अंदर हमें अलग अलग डिफरेंट बदलाव देखने को मिलेंगे। व्हाट अबाउट अदर एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा कि जो
ग्लास स्लैब के नीचे आपने जो पेपर रखा था जिसके अक्षर आपको बड़े बड़े दिख रहे थे, इस ग्लास स्लैब की जगह प्लास्टिक का स्लैब रख दीजिए, भले वो ट्रांसपेरेंट हो, क्या सेम दिखेंगे अक्षर? नहीं, देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंज। तो इससे हमको पता लगता है कि जो लाइट है वो हर एक मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रैवल करती है। यानी कि वाटर में जिस प्रकार से वो ट्रैवल करती है, कांच में जैसे ट्रैवल करती है, वो हर एक मीडियम में अलग अलग तरीके से ट्रैवल करती है। जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके डायरेक्शन के अंदर बदलाव आता है, इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब आप शीशे के सामने खड़े हैं, आपकी जो इमेज है वो रेज जाकर टकरा के वापस आपके पास आ रही है और आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि आपको इसी तरफ दिखाई देता है, दिस इज़ रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आप देखें कि कोई भी चीज़ जब टकरा के पार निकल जाए और उसकी डायरेक्शन में बदलाव आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलें, अब इसके बारे में आप आगे पढ़ने वाले हैं, ग्लास स्लैब वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। तो जब ग्लास स्लैब के अंदर लाइट रे एंटर करती है तो देखिए ऐसे एंटर करेगी, वो इस तरफ से एंटर करेगी, फिर यहाँ से वो ऐसे हो जाएगी और यहाँ से फिर ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ से हमको पता लगा कि हवा में से जब वो ग्लास में एंटर की स्लैब के अंदर, कांच के अंदर, तब वो डाइवर्ज हो गया। एक्चुअल में इसको ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो डाइवर्ज होकर इस तरफ हो गई, लेकिन बाहर निकलते ही फिर वो उधर होगी, यानी कि यहाँ से सीधी जाना चाहिए लेकिन यहाँ से फिर वहाँ होगी। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर मीडियम है एयर, यानी कि हवा है मीडियम यहाँ पर। जब हवा से ग्लास के अंदर गई तो डाइवर्जन हुआ, फिर ग्लास से फिर हवा के अंदर गई, फिर डाइवर्जन हुआ। एयर जो है वो डेंस नहीं है, जबकि ग्लास डेंस है। डेंस मतलब घना है, ग्लास बहुत थिक होता है और एयर जो है वो इतनी थिक नहीं होती है। तो इसी फिनोमिनन को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेट्स मूव forward now. The coin becomes visible again on pouring water into the bowl. The coin appears slightly raised above its actual position due to the reflection of light. तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने आपको बता दिया। ये आ गया आपका अगला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो मैंने अभी ऊपर फिगर बना के आपको दिखाया था। टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, लेट अस डू एन एक्टिविटी। अब यहाँ पर इसको करके हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये रीड किए भी नहीं आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से होने वाला ये, या एक बार रीडिंग भी कर देता हूँ अगर आप बोले ना। इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट द लाइट रे हैज़ चेंज इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट O and O dash. Note that both the points O and O dash lie on the surface separating two different medium. Draw perpendicular N dash to AB and O, and another perpendicular M dash to CD at O dash. The light ray at point O has entered from a rare medium to dense medium, that is from air to glass. एयर जो है उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम। रेयर मतलब जिसमें जो चीज़ें हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो दूर दूर हैं, घने नहीं हैं, जबकि ग्लास है वो डेंस होता है, यानी कि एक दूसरे से चिपके होते हैं। इसीलिए तो आप अगर देखें हवा के अंदर से आप गुजर सकते हैं, लेकिन ग्लास के अंदर से आप नहीं गुजर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ डेंस। Note that the light ray has bent towards the normal at O dash. The light ray has entered from glass to air, that is from a denser medium to rare medium. The light here, it has bent away from the normal. Compare the angle of incidence with the angle of refraction at both refracting surfaces. चलिए अब इसको मैं फिगर के द्वारा एक्सप्लेन करूँ। एक रे है EF, जब वो एंटर हुई, एंटर होने के बाद आप देखिए ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, तो एक्चुअल में उसका स्ट्रेट पाथ ही होना चाहिए डॉटेड लाइन वाला, लेकिन उसमें एंटर होते ही वो थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ गई, और ये बीच में जो आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, जिसको N नाम दिया गया, डॉटेड लाइन जो है ये, इसको नॉर्मल कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसके अंदर भी जो हमने रिफ्लेक्शन देखा था कि कैसे रे आती है, वो टकरा कर वापस जाती है, बीच में एक नॉर्मल होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं तो रिफ्लेक्शन में। तो वैसे ये नॉर्मल है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है, एयर जो है रेयर मीडियम है और डेंस मीडियम है हमारा ग्लास, तो जब वो रेयर से डेंस में एंटर करती है तो रे जो है नॉर्मल की तरफ आती है। ये देखिए नॉर्मल है, ये N और N डैश ये नॉर्मल है, तो ये रे जो है ये सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन वो रेयर नॉर्मल की तरफ थोड़ा मुड़ गई, यानी कि इसका पोजीशन जो है थोड़ा सा उस तरफ चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मूवमेंट है रेयर से डेंस में जाते ही नॉर्मल की तरफ हो गया, लेकिन वहीं जब ये डेंस मीडियम से बाहर निकली रेयर मीडियम की तरफ, तो ये देखिए नॉर्मल है हमारा, ये नॉर्मल से दूर चली गई। अब देखिए यहाँ पर दोनों में फ़र्क आपको पता लग गया कि ये नॉर्मल है, तो एक्चुअल में ये
इसकी तरफ आना चाहिए था, यानी कि सीधा निकलना था, लेकिन ये उस तरफ चली गई। देखिए दोनों में आपको दिखाई देगा, ये यहाँ जाकर अंदर मुड़ी और यहाँ जाकर बाहर आई। यानी कि यहाँ पर मूवमेंट कैसा हुआ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बाहर से आई तो ऐसे आई, फिर अंदर आई तो थोड़ी टेढ़ी हुई, अब टेढ़ी होने के बाद वो बाहर निकलते फिर ऐसी होगी। तो ये मूवमेंट इसका हुआ है। नाउ फ्रॉम फिगर 10.10 a ray EO is obliquely incident on surface AB called incident ray। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि EO जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज E एंड दिस इज O, ये इंसिडेंट है ऑन सरफेस AB कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। O डैश इज द रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर आप देखोगे O और O डैश ये रिफ्रैक्टेड रे है, यानी कि सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये टेढ़ा हो गया, मुड़ गया एक तरफ में, तो ये रिफ्रैक्शन शो किया इसने। यहाँ पर क्या शो किया? रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। यू मे ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। व्हाई डज इट हैपन? The extent of bending of the ray of light at the opposite parallel faces AB and CD of the rectangular glass slab is equal and opposite। अब यहाँ पर क्या बताया इन्होंने कि जितना ये इधर मूव हुई थी इस तरफ, उतना ये उस तरफ मूवमेंट होगी। This is why the ray emerges parallel to the incident ray. However, the light ray is shifted sideways slightly. What happens when a light ray is incident normally to the interface of two media? Try and find out। अब यहाँ पर सिंपली इन्होंने बताया है कि ये है आपकी दोनों रेज। देखिए यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम I1 नाम देंगे क्योंकि इंसिडेंट रे है। फिर ये जो एंगल बनेगा ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम R1 बोलेंगे, I1 R1। तो यहाँ पर जब ये जाएगा तो फिर से ये रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पर बाहर, तो ये जो कहलाएगा दिस इज कॉल्ड I2 एंड दिस इज कॉल्ड R2, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि R1 जो है वो जो हमारा रे बाहर निकल रहा है, ये रे यानी कि ये प्रेजेंटली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि ये जो रे है ये पहले वाले के पैरेलल हो जाएगा। देखिए पैरेलल मतलब अगर हम इसी लाइन को सीधा लेकर आते तो यहाँ जाता, तो ये लाइन दोनों पैरेलल आ जाएंगे। तो ये पूरी ऑब्जर्वेशन जो है मेनली इसमें आपको यहाँ तक ये चीज़ पता होना चाहिए कि रे कैसे मूव करेगी। नाउ यू आर फेमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट as it enters from one transparent medium to another। Experiments show that the reflection of light occurs according to the certain laws। तो यहाँ पर इसके लिए भी कुछ लॉज हैं, वो लॉज हैं यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द, पहले हमने पढ़ा है जो फर्स्ट स्टार्टिंग में, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। अब यहाँ पर ये जो दो सारी चीज़ें हैं वो एक ही प्लेन में होंगी, जैसे कि हमने पिछले में देखा था जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने बताया था। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंट्स टू द साइन ऑफ एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ of refraction। This is true for angle if I is the angle of incidence, R is the angle of refraction। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको एक ही याद रखनी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है इस इक्वेशन को, और इसको हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी काउंट करते हैं। क्या बताया गया यहाँ पर कि सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो I है, I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो I अपॉन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू। जैसे कि आपको बात की जाए पाई, अब पाई की वैल्यू आपको पता है, या तो हम 22/7 लेते हैं या फिर हम लेते हैं 3.14। तो इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट अभी यही होती है। अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हैं तो भी यही होगी, US में चले गए तो भी यही होगी, अफ्रीका चले गए तो भी यही होगी। तो हर जगह पर आपको यही देखने को मिलेगी। जस्ट तो ये जो वैल्यू है इसको कांस्टेंट माना था, यानी कि अलग अलग मीडियम के लिए, सपोज आपने एक पर्टिकुलर मीडियम लिया
एयर टू ग्लास के लिए वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट दी जाए। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसा नंबर, ऐसा जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, यानी कि वो पर्टिकुलर वैल्यू सेम ही रहती है। जैसे आपने साइंस में देखा होगा जी जो रहता है उसकी वैल्यू भी हम हर जगह पर 9.8 ही लेते हैं, जी इज इक्वल टू 9.8, तो ये कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमको पता लगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। क्या पता लगी? पहली ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये चीज़ को मैं आपको पीछे ले जाके थोड़ा समझाऊंगा। अब इन्होंने कहा कि ये सब एक ही प्लेन में होता है। क्या चीज़ें? देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, ये सब एक ही डायरेक्शन में। आप देखिए ये सब किस तरफ है? इस तरफ है। अब नीचे की आप बात करें दूसरे केस के अंदर, तो दूसरे में भी आपको वो एक ही तरफ दिखाई देंगे, यानी कि एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा इन्होंने बताया कि इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो अगर स्नेल्स लॉ आता है तो उसमें भी आप यही चीज़ लिख सकते हैं, दिस इज साइन आई, यानी कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए कांस्टेंट दिया गया है जिसकी वैल्यूज हमें ढूंढनी नहीं पड़ती, ऑलरेडी दी गई है। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। अभी जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा जाता है, ये कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। यानी कि हर एक की वैल्यू आपको अलग अलग दी जाती है और उस वैल्यू के द्वारा आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कैसे निकाल सकते हैं वो हम यहाँ जानेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अ रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स obliquely from one transparent medium into another will change its direction in the second medium. The extent of the change in direction that takes place in a given pair of media may be expressed in terms of refractive index and the constant appearing on the right hand side, equation 10.4। यानी कि आप इसके द्वारा भी इसको बता सकते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के द्वारा भी, या फिर इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा भी बता सकते हैं। The refractive index can be linked to an important physical quantity, the relative speed of propagation of light in different media। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए वो होती है रिलेटिव स्पीड। आपको पता लाइट जो है अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग तरीके से ट्रैवल करती है, कहीं स्पीड ज़्यादा होती है कहीं कम होती है, तो उसी पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपगेट्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद स्पीड। अब लाइट जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से दौड़ती है, तो वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड रहती है 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस, यानी कि वैक्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा होती है लेकिन एयर के अंदर वैक्यूम से थोड़ी सी कम होती है, मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। लेकिन अगर आप ग्लास की बात करें और वाटर की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडियम। अब किसी दो मीडियम के अंदर अगर हमको लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो दोनों के अंदर कितनी स्पीड है लाइट की उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर बहुत अच्छा दिया गया है, कंसिडर रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 है ये एंड दिस इज मीडियम 2, ये लिखा गया देखिए मीडियम 1 एंड मीडियम 2 है। समझो कि यहाँ पर एयर है और ये ग्लास है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। यहाँ पे स्पीड है v1 और नीचे जो है स्पीड है v2। ठीक है, v1 v2 की स्पीड हो गई। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर हम सेकेंड मीडियम यानी कि हम बात करें ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम एयर, इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि 1 में कितनी स्पीड है और 2 में कितनी स्पीड है, इसको ऊपर नीचे करके लिख देंगे तो हमारा निकल जाएगा सेकंड का। यानी कि अगर हम इसका निकालना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का, तो इसको लिखेंगे सेकंड का निकालना है तो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ पर 2 1 यानी कि n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको हम 1 2 नहीं लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे क्योंकि सेकंड का निकालना है फर्स्ट के हिसाब से।
तो 2 1 आएगा, लेकिन जब हम इसको यहाँ निकालेंगे तो वहाँ पर V1 अपॉन V2 रहेगा। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय द सेम आर्ग्यूमेंट, अब जैसे हमने 2 का, यानी कि दिस इज 2 एंड दिस इज 1, 2 का 1 के हिसाब से निकाला तो हमारा V1 अपॉन V2 हुआ। अब वैसे 1 का 2 के हिसाब से निकालना है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 2 और यहाँ पे 2 1 हो जाएगा ऊपर नीचे। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, अब मीडियम 1 यहाँ पर आपको एयर दिख रहा है, ऑब्वियसली एयर या वैक्यूम है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो इसका जो है, इसका हम उसके हिसाब से लेंगे। जैसे कि और एग्जांपल आपको आगे समझाता हूँ मैं। इट इज दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। It is simply represented as N2 if c is the speed of light in air। अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ मैं, कि अगर आप मान लीजिए कि c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा के अंदर लाइट की स्पीड है c, और v जो है वो मीडियम में। सपोज हम यहाँ पर एक फिगर ही बनाता हूँ मैं आपको, देखिए आप समझ लीजिए कि ये कोई मीडियम है, यानी कि समझो ग्लास ही ले लीजिए, और ये है एयर। तो एयर की स्पीड है c और ग्लास की स्पीड है v, ठीक है, ये जो मैंने सर्कल किया है स्पीड है c और v। तो अब हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल देते हैं गिवन मीडियम का। तो कैसे निकलेगा? वैसे अगर हम निकालने चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कैसे निकलेगा आपको पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर करेंगे तो जी ए हो जाएगा और ऊपर नीचे जी और, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। उसका फॉर्मूला रहता है, उसको डिनोट करते हैं हम एन से। एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एम मतलब मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर के अंदर लाइट कितनी थी, स्पीड कितनी थी सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज वी, तो सी अपॉन वी। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही। The refractive index of various media is given in the table. From the table you can know the refractive index of water is 1.33. This means that the ratio of the speed of light in air and the speed of light in water is equal to 1.33. अब यहाँ पर आपको नीचे टेबल में पता लगेगा कि स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का है वो है 1.33। इसका मतलब रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर is equal to 1.33. Similarly, the refractive index of crown glass is 1.52. Such data are helpful in many places. अब यहाँ पर इस प्रकार से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, एयर का दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटीरियल मीडियम, अलग अलग मटीरियल्स का बताया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपको टेबल याद करने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, लेकिन वन वर्ड में कहीं पूछा जा सकता है। Note from the table 10.3 that an optically denser medium may not possess greater mass density. For example, kerosene having higher refractive index is optically denser than water, although its mass density is less than water. अब यहाँ पर हमने जो चीज़ें देखी कि हम बात कर रहे हैं केरोसिन की, तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.44, ये है इसका 1.44। कैरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई 1.33, लेकिन कैरोसिन का 1.44, यानी कि उससे ज़्यादा है इसका। बट स्टिल इट इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, लेकिन कैरोसिन जो है वो फिर भी वाटर से डेंस होता है, गाढ़ा होता है हम बोल सकते हैं। ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर, यानी कि उसकी ऑप्टिकली डेंसिटी ज़्यादा होती है लेकिन मास डेंसिटी जो है वाटर की वो वाटर से कम होती है। तो मेनली आपको इस टॉपिक के अंदर आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, कि अगर एक मीडियम का दूसरे के हिसाब से निकालने को दिया जाए तो जो मीडियम का आपको निकालना है वो नीचे और दूसरा ऊपर रख के आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। बाय स्फेरिकल लेंसेज, अब हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में देखा था हमने, अब स्फेरिकल लेंसेज के द्वारा देखेंगे कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है। You might have seen watchmakers using a small magnifying glass to see tiny parts. Have you ever touched the surface of a magnifying glass with your hands? Is it plain surface or curved? Is it thicker in the middle or at the edges? The glasses used with spectacles and that by watchmaker are examples of lenses. What is a lens? How does it bend the light rays? We shall discuss these in this
सेक्शन। अब देखिए यहाँ पर जो हमने देखा, पहले प्लेन मिरर के बारे में देखा, फिर हमने स्फेरिकल मिरर देखे इस तरीके के, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर थे, ठीक है। लेकिन इस तरह से आपने देखा होगा, दिस इज कॉल्ड अ लेंस। अगर हम उसको ऐसा करते हैं तो दिस विल बिकम अ लेंस, ये लेंस बन जाएगा। इस लेंस का उपयोग किया जाता है वॉच मेकर्स के द्वारा। जब आप घड़ी ठीक करवाने जाते हो तो घड़ी के अंदर पुर्जे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो ऐसे में जो दुकानदार होता है, घड़ी वाला होता है, रिपेयरमैन, वो एक छोटा सा एक ऐसा गोल सा निकाल के अपनी आँख में एक ऑब्जेक्ट लगा लेता है, जिससे उसको ये चीज़ें बड़ी दिखने लगती है, फिर वो बड़ी आसानी से उसको ठीक कर देता है। तो ये जो है इनको लेंसेज कहा जाता है। आपके जो शीशे जो आप कांच के लगाते हो, चश्मा, नज़र का चश्मा जो है, उसके अंदर भी लेंसेज का उपयोग होता है। तो ये लेंसेज होते हैं। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस of which one or both surfaces are spherical form a lens. This means that a lens is bound by at least one spherical surface. In such lenses, the other surface would be plane. A lens may have two spherical surfaces bulging outwards. Such a lens is called double convex lens. अब आपको अगर मैं बात करूं, ये जो है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अगर दो कन्वेक्स लेंस होंगे तो इसको हम बोलेंगे डबल कन्वेक्स लेंस, क्योंकि यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर यहाँ है, एक कन्वेक्स मिरर यहाँ है, तो डबल हो गया, तो इसको हम डबल कन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। लेकिन इसको ऐसे भी बनाया जाता है कुछ केसेस के अंदर, यानी कि एक तरफ से बल्ज्ड होता है, यानी कि उभरा हुआ होता है, और दूसरी तरफ से प्लेन भी हो सकता है, तो इस तरीके का भी हो सकता है, और दोनों तरफ से ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों ही लेंसेज हैं। तो ये लेंसेज के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। इट इज़ सिंपली कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर दो कन्वेक्स मिरर्स का यूज़ होता है, उसको हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। ये बीच में से थिकर होता है, बीच में से मोटा है, देखो दोनों जगह पर, और एज से वो पतला होता है। हैंस कन्वेक्स लेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज। इनको कन्वर्जिंग लेंसेज भी कहा जाता है। सिमिलरली अ डबल कनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेज आउटवर्ड। It is thicker at the edges than at the middle. Such lenses diverge light rays as shown in figure 10.12b. Such lenses are also called diverging lenses. अब ये lenses क्या करते हैं, ये सारी रेज को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। हम बात करें कन्वेक्स की, तो कन्वेक्स जो होते हैं वो सारी रेज को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, इसीलिए इनको हम कन्वर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं। याद रखना है आपको नाम। लेकिन जो आप कॉन्केव की बात करें, कॉन्केव में देखिए दो जोड़िए, ये एक और एक इधर से दूसरा जोड़ दिया, तो दोनों जोड़ दिए। अब इसमें देखा आपके बीच में से ये पतला है और साइडों से मोटा है, जबकि ये जो है साइडों से पतला है और बीच में से मोटा है, ये साइडों से मोटा है, बीच में से पतला है। ये क्या करते हैं, ये रेज को बिखेर देते हैं। देखिए यहाँ पर रेज बिखर रही है, इसीलिए इनको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखने हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज। अब डबल कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नोन एज सिंपली कॉन्केव लेंस। तो इसको हम कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। अगर सिंपली ऐसा हो तो इसको कॉन्केव मिरर कहेंगे, लेकिन जब इसके साथ दो ऐसे जुड़ जाएंगे तो उसको बोलेंगे कॉन्केव लेंस। अ लेंस ईदर अ कन्वेक्स लेंस और अ कॉन्केव लेंस हैज़ टू स्फेरिकल सरफेसेस। तो आपने देखा इसके दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, भले कोई भी हो। अब आप देखोगे तो अगर आप कॉन्केव लेते हैं तो उसके भी दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन अगर आप कॉन्केव लेते हैं तो वो भी एक पूरे का पार्ट है, दूसरा इसका पार्ट है, तो वो दोनों ही दो स्फीयर के पार्ट होंगे। ये बीच में से हमारा कॉन्केव लेंस निकल आया। द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन स्फीयर्स का सेंटर जो होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे हम पहले टर्म सारी पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। वहाँ पर हमने देखा मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर होते हैं, वैसे यहाँ पर स्फेरिकल लेंसेज हैं। तो स्फेरिकल लेंसेज का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस कहते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय C. Since there are two centers of curvature, we may represent them as C1 and C2. An imaginary line passing through the two centers of curvatures of a lens is called a principal axis. The central point of a lens is its optical center. तो यहाँ पर पिक्चर दिया गया होगा, नहीं दिया हुआ है, never mind, you can cleverly make a picture of this and you can easily understand what the parts they are talking about. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बना लेते हैं, लेंस ही बना लेते हैं भाई। चलिए ये रहा हमारा लेंस।
ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि देखिए पहला लेंस इस तरफ ऐसा गोल जाएगा, दूसरा लेंस इस तरफ गोल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो सेंटर होगा, जैसे कि हमने पहले भी किया है, तो ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम C1 और C2 नाम दे सकते हैं। फिर एक इमेजिनरी लाइन हम इसके बीच में से गुजरती हुई देख सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इसका जो बीच का पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर O। इसको हम O लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से। तो ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, जिसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। A ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation. The effective diameter of the circular outline of a spherical lens is called its aperture. अब यहाँ पर जो ये आप पार्ट देख रहे हैं, इसको अपर्चर कहा जाता है, जो मैंने आपको कल भी समझाया था कि यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। We shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than its radius of curvature and two centers of curvatures are equidistant from the optical center O. Such lenses are called thin lenses with small apertures. तो यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर thin lenses के बारे में पढ़ेंगे। कौन से lenses? जिनका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो उनके रेडियस से बहुत छोटा। अगर मैं इस सर्कल को बड़ा करके देखूँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसका रेडियस बढ़ जाएगा, तो इसका रेडियस जो ज़्यादा होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। तो ऐसे लेंसेज के बारे में जानेंगे, या फिर ऐसे लेंसेज जिनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, जैसे ये दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 है, ये ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हो, यानी कि ये दोनों का डिस्टेंस सेम हो। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन लेंस? लेट्स डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। Now the paper begins to burn, producing smoke. It may even catch fire after a while. Why does this happen? The light from the sun constitutes parallel rays of light. These rays are converged by the lens at the sharp bright point formed on the paper. In fact, the bright spot you got on the paper is a real image of the sun. तो ये एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, अपने पिछले वीडियो के अंदर भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने देखा होगा बच्चों के पास इस तरह का एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो हमको नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है छोटे बच्चों को खेलने के लिए भी। अब ये जो होता है बीच में इसके ग्लास होता है, दोनों तरफ से उभरा हुआ होता है, साइडों से पतला होता है, या फिर बीच में से पतला होगा, साइडों से मोटा होगा मैग्नीफाइंग। अब इसको जब आप एक पेपर के ऊपर ऐसे फोकस करवाओगे तो ऊपर सूरज का जो प्रतिबिंब है, यानी कि उसका जो इमेज है, वो इसमें से पास होकर एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, जिससे वो जलने, पहले वहाँ से धुआं उठेगा थोड़ा थोड़ा, फिर वो जल ही जाएगा वहाँ से। तो एक्चुअल में क्या है, ये सन का रियल इमेज है। देखिए बताया गया है, इस केस में एक रियल इमेज बनेगा सन का, जो कि यहाँ पर बहुत हीट प्रोड्यूस करेगा, जिससे पार्ट जलने लगेगा। द कंसनट्रेशन ऑफ द सनलाइट एट अ पॉइंट जनरेटेड हीट, दिस कॉजेज द पेपर टू बर्न। अब एक जगह पर कंसनट्रेट होने से गर्मी पैदा हुई, जिससे वो पेपर जलने लगा। Now we shall consider rays of light parallel to the principal axis of a lens. What happens when you pass such rays of light through a lens? This is illustrated for a convex lens in figure 10.12 and for concave lens 10.12b. अब यहाँ पर 10.121 और 12b देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर बताया इन्होंने पैरेलल लाइंस। अब रेज जो हैं वो पैरेलल आ रही हैं, ये देखिए सब रेज एक समान जा रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक, ये दोनों केसेस में। तो अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो इस प्रकार से इमेज पीछे बनेगी, अगर वो एक कॉन्केव लेंस है तो वहाँ पर इमेज आगे बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी पीछे और यहाँ पर इमेज बनेगी आगे। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है नीचे। ऑब्जर्व फिगर 10.12a केयरफुली। सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कन्वेक्स लेंस. These rays, after refraction from the lens, are converging to a point on the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus of the lens. Let us see now the action of a concave lens. अब यहाँ पर हमने देखा कि f2 यानी कि f1 है प्रिंसिपल फोकस और ये है f2 प्रिंसिपल फोकस, ये दोनों अलग। यहाँ पर देखिए दो स्फेरिकल मिरर्स हैं जो मिलकर एक लेंस बनाते हैं। तो इस स्फेरिकल मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है ये है, दूसरे का प्रिंसिपल फोकस ये है। तो
तो यहाँ पर अगर दोनों एक तरफ से पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो जाकर प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, वहाँ पर अपनी इमेज जो है वो बनाता है। Observe figure B carefully. Several rays of light parallel to the principal axis are falling on the concave lens. These rays, after refraction from the lens, are appearing to diverge from a point on the principal axis. This point of principal axis is called the principal focus of the concave lens. तो यहाँ पर आप देखोगे जिस जगह पर इमेज बनेगी, आपने देखा था कि यहाँ पर इमेज पीछे बनेगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में, लेकिन इस केस के अंदर इमेज आगे बनेगी। तो जहाँ पर वो गिरेगी रेज, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। If you pass parallel rays from the opposite surface of the lens, you get another principal focus on the opposite side. Finally, letter F is usually used to represent principal focus. However, a lens has two principal focus. They are represented by F1 and F2. अब लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अगर रेज आती हैं तो दोनों तरफ इमेज अलग अलग जगह पर बनेगी, तो इसलिए जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो अलग अलग जगहों पे होगी। तो यहाँ पर F1 और F2 नामक दो जो है प्रिंसिपल फोकस हमें देखने को मिलेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी कि फोकल लेंथ हम किसको कहेंगे, ये O जो है, यानी कि ये है हमारा फोकल, यहाँ से लेके जो F1 ये डिस्टेंस रहेगा, इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। How can you find the focal length of convex lens? Recall the activity 10.11. This activity, the distance between the position of the lens and the position of the image of the sun gives the approximate length of focal length of the lens. तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको इसमें लेंथ मिल जाएगी। ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर और ये रहा आपका फोकल प्रिंसिपल फोकस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ। So that's all for today. Now almost we are at the end of the chapter, and tomorrow we will finish it off completely. तो कल ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। So till then, goodbye. Thanks for watching.